हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ इंडिया और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज सिस्टम पे एक क्वेश्चन सीरीज जो आपके एडीओ और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में 73वां संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 21 दिसंबर 1992, 22nd of December 1992, 20th of December 1992 या 19th of December 1992। आपको बताना है लोकसभा में 73वां संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका सही आंसर है 22nd of December 1992 में। और राज्यसभा की बात करें तो ये पारित किया गया था 23rd of December 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? ऑप्शंस है 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994 या 24 अप्रैल 1995। 73rd संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? इसका सही आंसर है 24 अप्रैल 1992 में। 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है और उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे जो इंडिया के 9th प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हन राव थे जो 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरपंच चुनाव में मतपत्र का रंग क्या होता है? ऑप्शन है ब्लू, येलो, पिंक या वाइट। आपको बताना है सरपंच चुनाव में मतपत्र का रंग क्या होता है? ब्लू, येलो, पिंक या वाइट। सरपंच चुनाव में मतपत्र का रंग होता है ब्लू। याद रखिएगा, जो सरपंच का चुनाव होता है उसमें मतपत्र का रंग होता है ब्लू। पंच के चुनाव में होता है वाइट। जो बीडीसी यानी जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर रहते हैं, जो जनपद लेवल के काउंसलर, उनका जब चुनाव होता है तो येलो कलर होता है, और जब जिला पंचायत के काउंसलर का चुनाव होता है तो पिंक कलर होता है। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत का कोरम क्या होता है? ऑप्शन है 10%, 33.33%, 50% या 75%। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत का कोरम क्या होता है? 10, 33.33, 50 या 75। इसका सही आंसर है 33.33%। अगर कोरम की बात करें, कोरम किसको कहते हैं, तो कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसके होने पर बैठक में निर्णय लिया जा सकता है, उसको कोरम कहते हैं। और अगर ग्राम सभा की बात करें तो इसका कोरम 10% होता है, ग्राम पंचायत का कोरम 50% होता है, जनपद पंचायत का कोरम 33.33% होता है, वैसे ही जिला पंचायत का कोरम 33.33% होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में पहली बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शन है सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्राम पंचायत में पहली बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? सरपंच, पंच, सचिव या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, ये बुलाई जाती है ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा। जो पहली बैठक होती है वो सचिव द्वारा बुलाई जाती है। फिर जो जनरल मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, वो सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। एनुअल मीटिंग भी सरपंच द्वारा बुलाई जाती है, और जो स्पेशल मीटिंग होती है वो कलेक्टर द्वारा बुलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है सरपंच, नायब तहसीलदार, ग्राम पंचायत सचिव या कलेक्टर। ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? सरपंच, तहसीलदार, ग्राम पंचायत सचिव या कलेक्टर। इसका सही आंसर है नायब तहसीलदार। देखो, जो ग्राम पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव है तो उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है? नायब तहसीलदार।
जनपद पंचायत की बात करें तो वहाँ पर होते हैं डिप्टी कलेक्टर और जिला पंचायत में होते हैं कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का कार्यकाल क्या होता है? आपको ग्राम सभा का कार्यकाल बताना है। 5 साल, 6 साल, 2 साल या डी भंग नहीं किया जा सकता। आपको ग्राम सभा का कार्यकाल बताना है। इसका सही आंसर है ग्राम सभा को भंग नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा की बात करें तो ये एक परमानेंट बॉडी रहती है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच, उप सरपंच को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शंस हैं राज्य सरकार, कलेक्टर, एसडीएम राजस्व या पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच, उप सरपंच को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सही आंसर है एसडीएम राजस्व के द्वारा। ग्राम पंचायत की बात करें तो पंच, सरपंच और डिप्टी सरपंच को एसडीएम राजस्व द्वारा हटाया जा सकता है। जिला पंचायत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसलर लोगों को कलेक्टर द्वारा हटाया जाता है और जिला पंचायत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसलर को कलेक्टर द्वारा हटाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 1/3 से ज़्यादा सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किए जाने पर बैठक कितने दिनों में आयोजित किया जाता है? 7 दिन, 12 दिन, 30 दिन, 90 दिन। आपको बताना है ग्राम सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किए जाने पर बैठक कितने दिनों में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है 30 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरम के बिना किन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए वार्षिक कार्य योजना, ऑप्शन बी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा, ऑप्शन सी प्रशासनिक रिपोर्ट या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कोरम के बिना किन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती? इसका सही आंसर है इन सभी विषयों पे कोरम के बिना चर्चा नहीं की जा सकती। जिन विषयों पर चर्चा के लिए कोरम आवश्यक है वो है वार्षिक कार्य योजना, लाभार्थियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक लेखा और प्रशासनिक रिपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने पंचायत के लिए संवैधानिक स्थिति की सिफारिश की थी? आपको उस समिति का नाम बताना है जिसने संवैधानिक पंचायत के लिए संवैधानिक स्थिति की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता, के सतनाम दंतेवाला या एल.एम. सिंघवी। इस समिति ने पंचायत के लिए संवैधानिक स्थिति की बात की थी। इसका सही आंसर है एल.एम. सिंघवी कमेटी, जो 1986 में बनी थी। उसने पंचायत के लिए संवैधानिक स्थिति की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में सरपंच या उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ किसके पास अपील कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्य सरकार, कलेक्टर, नायब तहसीलदार या पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत में सरपंच या उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ किसके पास अपील कर सकते हैं? इसका सही आंसर है कलेक्टर के पास। देखो, जो ग्राम पंचायत में अगर सरपंच या उप सरपंच के विरोध में अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो उन लोग जाएंगे कलेक्टर के पास 7 दिन के अंदर अंदर, और कलेक्टर अपना डिसीजन देगा 30 दिन के अंदर अंदर। जनपद पंचायत में अगर ये स्थिति आ जाए तो उन लोग जाएंगे पंचायत निदेशक के पास 10 दिन के अंदर अंदर, और उन पंचायत निदेशक अपना डिसीजन देगा 30 दिन के अंदर। और जिला पंचायत में अगर ऐसा केस है तो उन लोग जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास 15 दिन के अंदर अंदर, और स्टेट गवर्नमेंट को उन पे डिसीजन देना पड़ेगा 45 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली को रूटलेस ग्रास कहा था, मतलब एक जड़ रहित घास कहा था? जेवीके राव, के सतनाम दंतेवाला या एल.एम. सिंघवी कमेटी ने? किस समिति ने
पंचायती राज प्रणाली को एक रूटलेस ग्रास मतलब जड़ रहित घास कहा था। इसका सही आंसर है जेवीके राव कमेटी ने, जो 1985 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम 1995 किस समिति से संबंधित है? ऑप्शन है जीवीके राव, भूरिया, दंतेवाला या एलएम सिंघवी। पेशा अधिनियम 1995 किस समिति से संबंधित है? इसका सही आंसर है, ये संबंधित है आपकी भूरिया कमेटी, जो 1995 में आई थी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव याचिका किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? आपको बताना है ग्राम पंचायत चुनाव याचिका किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? एसडीएम, कलेक्टर, पंचायत निदेशक या नन ऑफ द अबव। ग्राम पंचायत में चुनाव याचिका किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर है एसडीएम को। तो ग्राम पंचायत में चुनाव याचिका एसडीएम को देते हैं, जनपद पंचायत में कलेक्टर को देते हैं और जिला पंचायत में पंचायत निदेशक को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, रिपन या डेलहाउसी। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन। ये वॉइसरॉय थे इंडिया के 1880 से 1884 तक। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्यों में पेशा अधिनियम 1996 को लागू किया है? ऑप्शन है 8, 9, 10 या 11। कितने राज्यों में पेशा अधिनियम 1996 लागू है? सही आंसर है, ये लागू है टोटल 10 राज्यों में। पेशा की बात करें तो इसको कहा जाता है द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, जो 10 राज्यों में लागू है। उन राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ तो आता ही है, फिर उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और राजस्थान आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको बताना है पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? 243E, 243F, 243G या 243K। पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही आंसर है 243K से। 243K में इलेक्शन ऑफ पंचायत की बात कही गई है। वहीं 243E की बात की जाए तो ड्यूरेशन की बात की गई है। 243F में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है और G में पंचायत के पावर्स एंड अथॉरिटीज़ की बात की गई है। 243K में इलेक्शंस ऑफ पंचायत की बात की गई है। दो ग्राम सभा के बीच विवादों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर, जॉइंट मीटिंग या ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के द्वारा। दो ग्राम सभाओं के बीच विवादों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? सही आंसर है जॉइंट मीटिंग के द्वारा। देखो, अगर दो ग्राम सभा के बीच अगर मतभेद है तो जॉइंट मीटिंग होगा। अगर दो ग्राम पंचायतों के बीच अगर मतभेद है तो स्टेट गवर्नमेंट आएंगे। अगर पंचायत और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट आएंगे। अगर पंचायत और कैंटोनमेंट बोर्ड के बीच अगर विवाद हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट आएंगे, लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में कितनी समितियां हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। ग्राम पंचायत में कितनी समितियां होती हैं आपको बताना है, 3, 4, 5 या 6। सही आंसर है टोटल 5 समितियां होती हैं ग्राम पंचायत में। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की समिति होती है, फिर एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट, फिर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, जिसको हम गोथान कमेटी भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत के सचिव या कलेक्टर? ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही आंसर है उप सरपंच। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति के सचिव कौन होते हैं? आपको इस बार सचिव का नाम बताना है। ऑप्शंस है ग्राम पंचायत के सचिव, तहसीलदार, एडीओ या कलेक्टर। ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति के सचिव कौन हैं, कौन रहते हैं? सही आंसर है एडीओ रहते हैं, यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज यानी गोथान कमेटी के सचिव कौन होते हैं? ऑप्शंस ए है पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड, तहसीलदार, एडीओ या कलेक्टर। ग्राम पंचायत की एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी यानी जिसको गोथान कमेटी बोलते हैं, उसके सचिव कौन होते हैं? सही आंसर है पटवारी, नहीं तो फॉरेस्ट गार्ड। अगला क्वेश्चन है, जनपद और जिला पंचायत में कितनी समितियां होती हैं? 5, 7, 4 या 3? जनपद और जिला पंचायत में कितनी समितियां होती हैं, कितनी कमिटियां होती हैं आपके जनपद और जिला पंचायत में? सही आंसर है टोटल 7 कमिटियां होती हैं जनपद और जिला पंचायत में। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी होती है, फिर एक एजुकेशन कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, फॉरेस्ट कमेटी, कोऑपरेटिव एंड इंडस्ट्री कमेटी, हेल्थ, फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर एक कम्युनिकेशन एंड वर्क कमेटी रहती है आपके जनपद और जिला पंचायत में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा था? भारत का पहला नगर निगम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? इसका सही आंसर है मद्रास, जो 1987-88 में एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम बना था। ये भारत का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्र विस्तार सेवा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है जीवीके राव, के सतनाम, बलवंत राय मेहता या भूरिया? किस समिति को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्र विस्तार सेवा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था? सही आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 1957 में बनी थी। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1952 में, और 1953 में स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा 2 टायर पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की गई थी? 2 टायर पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? अशोक मेहता कमेटी, जेवीके राव कमेटी, गडगिल कमेटी या पीके थुनगन कमेटी? किस समिति ने 2 टायर पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? सही आंसर है अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 में बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के आदेश की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के आदेश की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर 2002 के द्वारा, या एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर 1993 के द्वारा, एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर 2000 के द्वारा, या एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर 2001 के द्वारा? सही आंसर है एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर 2001 के द्वारा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2001, 1 नवंबर 2002 या 1 नवंबर 2003? छत्तीसगढ़ में पंचायती राज कब लागू किया गया था? सही आंसर है
1 नवंबर 2001 में छत्तीसगढ़ में पंचायती राज लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस भाग में चुनाव के संचालन का उल्लेख है? किस भाग में चुनाव के संचालन का उल्लेख है? भाग 2, 3, 4 या 5? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के किस भाग में चुनाव के संचालन का उल्लेख है? सही आंसर है भाग 4 में चुनाव के संचालन का उल्लेख है। भाग 2 की बात की जाए तो उसमें ग्राम सभा की बात की गई है। भाग 3 में पंचायत को कैसे स्थापित करना है उसकी बात की गई है। फिर भाग 5 में पंचायत के जितने भी बिजनेस या प्रोसीजर्स आते हैं उसकी बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत का गठन का उल्लेख है? अनुच्छेद 6, 8, 10 या 11? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन का उल्लेख है? सही आंसर है अनुच्छेद 8 में पंचायत के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 6 की बात करें तो ग्राम सभा की बैठक की बात की गई है। अनुच्छेद 10 में स्थापना की बात की जाती है और अनुच्छेद 11 में निगमन मतलब इनकॉर्पोरेशन की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है आपके 4, 5, 6 या 8? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी अनुसूचियां हैं? 4, 5, 6 या 8? सही आंसर है टोटल अनुसूचियां हैं 4। टोटल 4 अनुसूचियां हैं। अगर इस भाग की बात करें तो टोटल 15 भाग आते हैं, 132 अनुच्छेद हैं और 4 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गडगिल कमेटी जो 1988 में आई थी उसकी सिफारिश नहीं है? ऑप्शन ए है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देना, त्रिस्तरीय पंचायत का राज व्यवस्था, 8 सालों का कार्यकाल, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण। कौन सी गडगिल कमेटी 1988 की सिफारिश नहीं है? सही आंसर है 8 साल का कार्यकाल। ये जो 8 साल का कार्यकाल की बात की गई है ये की गई थी जीवीके राव कमेटी जो 1985 में आई थी। बाकी ए, बी और डी ये जितने ऑप्शंस हैं गडगिल कमेटी 1988 में जो आई थी उसकी सिफारिश थी। सिर्फ 8 साल का जो कार्यकाल है जीवीके राव कमेटी द्वारा सिफारिश थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड रिपन से संबंधित कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ उससे संबंधित नहीं है? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1882, हंटर समिति 1882, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 या फैक्ट्री एक्ट 1881? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? सही आंसर है विडो रीमैरिज एक्ट 1856। लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये भारत के वाइसरॉय थे 1880 से 1884 तक, और जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो आया था 1856 में, लॉर्ड डेलहाउसी द्वारा लाया गया था, जिसका सपोर्ट ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने भी किया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत को कौन भंग कर सकता है? पंचायत को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए पंचायत निदेशक, सचिव, सरपंच या राज्य सरकार? पंचायत को कौन भंग कर सकता है? पंचायत निदेशक, सचिव, सरपंच या राज्य सरकार? सही आंसर है पंचायत निदेशक, डायरेक्टर ऑफ पंचायत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में पंचायत का उल्लेख है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में पंचायत का उल्लेख है?
44 में, 43B में, 43 में या 40 में? कौन से अनुच्छेद में पंचायत का उल्लेख है भारत के संविधान में? सही आंसर है 40 में। अनुच्छेद 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है। 44 की बात करें तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है और 43 जो वेजेस ऑफ वर्कर है उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें तो? ऑप्शन है कोरबा, बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें तो? सही आंसर है, ये है आपका कोरबा। कोरबा की बात की जाए तो 290 स्क्वायर किलोमीटर में है। उसके बाद रायपुर आता है 226 स्क्वायर किलोमीटर में। उसके बाद भिलाई चरोदा, उसके बाद आता है दुर्ग। अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा है रायपुर, जो सेंसस 2011 के अनुसार 10.1 लाख उसकी कुछ पॉपुलेशन थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितनी समितियां होती हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम में कितनी समितियां होती हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। नगर निगम, किसी नगर निगम जो यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितनी समितियां होती हैं? सही आंसर है टोटल 5 समितियां होती हैं। पहला होती है मेयर इन काउंसिल कमेटी, उसके बाद एक एडवाइजरी कमेटी आती है, वार्ड कमेटी होती है, मोहल्ला कमेटी होती है और एक एडवाइस कमेटी होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त समिति मतलब जॉइंट कमेटी निम्नलिखित में से किस निकाय का हिस्सा है? आपको बताना है जॉइंट कमेटी संयुक्त समिति निम्नलिखित में से किस निकाय का हिस्सा है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल या दोनों? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल दोनों या नगर पंचायत? सही आंसर है नगर पंचायत। नगर पंचायत में होती है संयुक्त समिति और जॉइंट समिति, आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल में नहीं होती है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो टोटल 5 कमेटी बनती है, म्युनिसिपल काउंसिल में 6 कमेटी बनती है और किसी नगर पंचायत में 6 कमेटी बनती है। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रयोजन एजेंसी स्पेशल पर्पस एजेंसी किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है? आपको बताना है विशेष परियोजन एजेंसी किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है? ऑटोनोमस है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है या सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है? सही आंसर है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका गठन किस लिए किया जाता है? विशेष कार्यों का प्रशासन करने के लिए। किसके द्वारा किया जाता है? एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।